हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना सिलेबस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो अभी तक किसी भी प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं किया है। ये सारी रिएक्शंस एल्केन से रिलेटेड है, तो आज के लेक्चर में एल्केन्स की इन्हीं रिएक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए टोटल 6 to 7 रिएक्शंस हम देखेंगे और इनमें से केवल एक ही नया रिएक्शन है, बाकी सारा कुछ रिपीट होने वाला है। और ये नया रिएक्शन अपने पास क्या होगा? वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में भी टोटल 6 वेरिएशंस हैं, तो केवल एक यही रिएक्शन नया है जिससे हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाकी जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम पढ़ेंगे ये सारी रिएक्शंस ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन यहां पे क्या हो सकता है? एल्कीन या अल्काइन को रिड्यूस कर दो, दैट मींस हाइड्रोजनेशन, और इसको क्या बोल सकते हैं? कैटालिटिक। ये सब पढ़ा हुआ है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के चैप्टर में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एल्केन। तो यहां सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। रिएक्शन किससे करना है? हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या हो सकता है? निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, रुथेनियम हो सकता है। और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एल्केन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म हमें पता है और इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हमें पता है। तो ये सारी रिएक्शंस हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, केवल इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ही आपको देखना होगा। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे और क्या हो सकता है जिससे एल्केन का प्रिपरेशन हो? जैसे मान लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम प्रिपेयर करें फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास क्या होता है? RMgX। ये बेसिकली यहां से क्या प्रोवाइड करवाता है? R- न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, R- बेस भी हो सकता है, और R- अगर ये अल्काइल कार्बेनाइन हो तो बहुत अच्छी बात है। बताइए यहां पे R- का रिएक्शन किससे किया जा सकता है ताकि फाइनली प्रोडक्ट हमें एल्केन मिले? R-MgX पॉजिटिव। अगर ये बेस है बहुत अच्छा, तो डायरेक्ट आप इसका किससे रिएक्शन कर दो? वाटर से, क्योंकि वाटर में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही फेवर करेगा। तो R- यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लिया तो ये क्या बन गया? RH प्लस MgX पॉजिटिव OH-। ये एल्केन प्रोडक्ट हमें मिल गया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट रिपीट होने वाली है। और अगर आपको हायर एल्केन बनाना हो, यहां तो R- में जितने कार्बन प्रेजेंट थे उतने ही कार्बन का एल्केन हमें मिला है। जैसे मान लो कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन क्या हो गया? CH3MgX, और इसकी रिएक्शन अगर किसी भी कंपाउंड से करते हैं जिसमें एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये बेस है एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो CH4 गैस मीथेन एल्केन यहां पे बना दिया। लेकिन अगर आपको हायर एल्केन बनाना हो तो फिर इसको ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना पड़ेगा और किसी ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इसका रिएक्शन करना पड़ेगा जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे R-X, यहां से अगर इसका रिएक्शन कर दिया जाए अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगा R'। तो हायर एल्केन का प्रिपरेशन भी किया जा सकता है और ये सारी रिएक्शंस हमने देखी हुई है। MgX प्लस X-, तो ये क्या बन जाएगा? MgX2। इस तरीके से आपने टोटल 2 मेथड तो यहाँ पर रिवाइज कर लिए जिससे एल्केन का प्रिपरेशन हो सकता है। अब थर्ड मेथड अपने पास क्या हो सकता है? रिडक्शन। रिडक्शन हम किसका कर सकते हैं? जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इनका रिडक्शन करके फाइनली अगर आप कंप्लीट रिडक्शन कर सकते हो और ऐसा रिएजेंट अगर आपको पता है तो कंप्लीट रिडक्शन होने के बाद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा? एल्केन में। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट रिडक्शन के प्रोडक्ट ही बनाना है। तो रिडक्शन में आपको और कौन सी रिएक्शंस आती हैं? रिडक्शन से भी एल्केन का प्रिपरेशन किया जा सकता है। एल्केन फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो जैसे मान लो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अपने पास कौन हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन हो सकता है? एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। रिडक्शन किससे करवाया जा सकता है? जैसा NaBH4 से भी किया जा सकता है, LiLH4 से भी किया जा सकता है, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके केवल अल्कोहल तक लेके जाएंगे। हमें कहां तक लेके जाना? एल्केन तक। तो यहां पर रिडक्शन के लिए क्या यूटिलाइज किया जाएगा?
दो बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है, आपको सब पता और इनके बारे में। एक होता है NH2 क्या नाम है इसका? वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। क्या करेगा? डबल बॉन्डों को हटा देगा और हाइड्रोजन अटैच कर देगा। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? एल्केन। अब यहां पे जब वुल्फ किर्शनर रिडक्शन करते हैं तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बेसिकली कुछ ध्यान रखना होता है, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। केवल हमें जनरल रिएक्शन देखना है जिससे एल्केन का प्रिपरेशन हो सकता है। वैसे वापस से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिला देता हूं कि ये बेसिक मीडियम है, तो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा तो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला। सिमिलरली एक क्या होता है? क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन के रिएजेंट अपने पास क्या है? जिंक मरकरी का अमलगम है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली सेम, डबल बॉन्डों को हटा दो, दो हाइड्रोजन आइटम अटैच कर दो, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है? एल्केन। ये यहाँ पे एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ पे बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है और क्लीमेंशन रिडक्शन आप करवाना चाहते हो तो बेसिकली डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के चैप्टर में डिस्कस किए हैं। अब और रिडक्शन की कौन सी रिएक्शंस हो सकती है जहां पे एल्केन को प्रिपेयर किया जा सके? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपको एक बताया था, रेड पी प्लस HI। रेड पी प्लस HI किसी भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके फाइनली एल्केन बना देता है। तो विद रेड पी प्लस HI, रेड पी प्लस HI की रिएक्शन होती है तो यहां से हाइड्रोजन आइटम रिलीज होते हैं। वही हाइड्रोजन आइटम फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या हो गया? ROH हो गया, RCOH हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, इन सभी को ये रिड्यूस कर सकता है रेड पी प्लस HI। यहां से आपको क्या मिलना है? हाइड्रोजन आइटम्स मिलने, और फाइनली ये प्रोडक्ट आपको क्या बना देके देखा? RH। यहां पे क्या आ जाएगा? RCH2H, इधर आ जाएगा RCH2R, यहां पे आ जाएगा RCS3, इधर आ जाएगा RCS3, और इधर से आ जाएगा CH4। ये सभी को फाइनली एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। और आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि HI के कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, तो ये आप कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कि ROH की अगर बात है, रेड पी प्लस HI, फाइनली प्रोडक्ट में हमें क्या मिलना होता है? I2 प्लस वाटर तो मिलेगा ही सही, और साथ ही साथ इस कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा। तो बताइए, हाइड्रोजन आइटम अटैच करोगे तो एक हाइड्रोजन आइटम इधर अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन आइटम इधर अटैच हुआ, तो ये ऑक्सीजन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। वाटर में कन्वर्ट करना ही है तो दो हाइड्रोजन आइटम का रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली 2 HI मॉलिक्यूल यहां पर रिक्वायर्ड होंगे, और फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? RH, एल्केन। सिमिलरली RCOH में भी देख लेते हैं कि कितने HI के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे अगर रेड पी प्लस HI से रिडक्शन करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना देते हैं? एल्केन। तो ये RCOH, रेड पी प्लस HI। अब देखना यहां पे क्या हो सकता है, इधर से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, HH, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। वाटर में तो कन्वर्ट करना ही है, प्लस 1 2 3, बिल्कुल 3 मोल यहां पे, 2 हाइड्रोजन इधर गए, 1 हाइड्रोजन इधर गया, 3 हाइड्रोजन यहां पे आ गए, टोटल कितना हो गया? 6 HI रिक्वायर्ड था। और क्या मिल गया आपको? RCS3 प्लस 6 HI में से और क्या मिल जाएगा? 3I2। और रेड फॉस्फोरस का रोल भी आपको पता है। रेड फॉस्फोरस यहाँ पे बेसिकली क्या करता है? जो भी आयोडीन यहाँ पे रीजनरेट होता है इसको वापस से HI में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से ये रिएक्शन चलता रहता है। रेड पी प्लस HI बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके फाइनली एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। और यहाँ पे रिडक्शन का एक और रिएक्शन आप देखना, और ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, और ये रिडक्शन वाले में ही चल रहा है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को आपको रिड्यूस करना है RX, और क्या बनाना है? RH। तो किस तरीके से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हो जो हाइड्रोजन आइटम प्रोवाइड करवा सके। तो यहां बेसिकली कितने हाइड्रोजन आइटम का रिक्वायरमेंट है? 2 हाइड्रोजन आइटम का रिक्वायरमेंट है, 2H।
नेसेंट H एटम। अब जो हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करवा सकता है वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्केन में ट्रांसफर कर देगा प्लस HX। तो यहां पे अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है। हाइड्रोजन एटम आपको कहां से मिल सकता है, मेटल प्लस प्रोटॉन डोनर से अगर इसका रिएक्शन करें तो प्रोटॉन डोनर में अपने पास कौन हो गया, जैसे मान लो कि एसिड हो सकता है, तो यहां पे अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जैसे कि Zn प्लस HCl। तो ये तो क्या बना देगा ZnCl2 और दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिलीज होंगे, वो RH का रिडक्शन करके फाइनली क्या बना देंगे RH प्लस HX। और क्या हो सकता है, प्रोटॉन डोनर चेंज कर देता हूँ, CH3 COOH कर देता हूँ। सिमिलरली जिंक और कॉपर का अलॉय भी हो सकता है, लेटर से कि C2H5OH अल्कोहल रख सकता है, या फिर एग्जैक्टली यही हो सकता है सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Zp प्लस HI। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे Pi3, और जो हाइड्रोजन एटम यहां से रिलीज होगा वो RX का रिडक्शन करके फाइनली RH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे टोटल 3 रिएक्शन आपने देख लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है, अल्कीन या अल्काइन के हाइड्रोजनेशन से भी अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है, या रिडक्शन रिएक्शंस में इतनी सारी रिडक्शन रिएक्शंस वापस से रिवाइज कर ली और इन सभी रिडक्शन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्केन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आप यहाँ पे देखना, और ये रिएक्शन बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस। मेटेलिक कार्बाइड आपको जो मिलते हैं, अगर मेटेलिक कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करें तो यहां से भी हाइड्रोकार्बन हमें मिल सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन में फिलहाल हमें क्या बनाना है, एल्केन। हाइड्रोलिसिस, अभी तो सारी रिएक्शंस रिपीट हो रही है, फाइनली आपको वुड्स रिएक्शन पे आना ही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। तो मेटल कार्बाइड में अपने पास क्या है, एक एल्यूमिनियम का कार्बाइड प्रेजेंट होता है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनली हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा। हाइड्रोकार्बन में एल्केन मिल सकता है, अल्कीन मिल सकता है, या अल्काइन मिल सकता है, डिपेंड करता है कि मेटेलिक कार्बाइड या इसको और क्या बोलेंगे, आयनिक कार्बाइड है। मेटल का कार्बाइड है, आयनिक नेचर है, इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है, तो यहीं से डिसाइड होगा कि फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद जो हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। अब इसको आप देखिए किस तरीके से मैं इसको आयनिक बना सकता हूं। जैसे कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 3+ और 4 एल्यूमिनियम एटम है, तो टोटल कितना हो गया 12+। तो 12+ से लिए आपको 12- मेंटेन करना है। अब 3 कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर मैक्सिमम 4- आ सकता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12- हो जाएगा, मतलब कि यहाँ कार्बन के ऊपर 4- प्रेजेंट है ही सही। तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OH- और माइनस के ऊपर क्या आ जाएगा, H+। ये यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो ये बन गया CH4, और इधर से क्या बन जाएगा अपने पास, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। तो एक रिएक्शन तो ये हो गया, और इससे आपको क्या मिल गया, मीथेन, मतलब एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बाइड आप देखो, Be2C। बेरिलियम के ऊपर क्या होता है, 2+ होता है, 2 बेरिलियम है, टोटल कितना हो गया 4+। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के ऊपर क्या हो सकता है, 4- तो हो ही सकता है, मैक्सिमम 4- हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C4- CH4 बन जाएगा, और बेरिलियम 2+ से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और अपने मेटल कार्बाइड क्या बने, जैसे एक मैग्नीशियम कार्बाइड भी देखा है, कैल्शियम कार्बाइड भी देखा है, लेकिन मैग्नीशियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड से एल्केन का प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है। मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है, Mg2C3, सॉरी Mg2C3, यही है H2O, और कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2। ये फॉर्मूला मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं, नेचर में जो इन मेटल्स के कार्बाइड मिलते हैं ना, वही एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। बताइए Mg के पास कौन सा चार्ज होता है, 2+, 2 Mg है, तो टोटल कितना हो गया 4+। तो 4- चार्ज आपको चाहिए, लेकिन अपने पास 3 कार्बन आइटम है, 3 कार्बन आइटम पे अगर इंडिविजुअली एक माइनस आप लगाओगे तो टोटल 12- एडजस्ट हो सकता है। नहीं, कितना 4+ है, हाँ, 3 कार्बन आइटम पे टोटल 12- एडजस्ट हो सकता है। तो बेसिकली हर किसी इंडिविजुअल कार्बन आइटम पे 4- तो नहीं है। तो बस आपको इतना देखना है कि तीनों कार्बन आइटम पे मिला के 4- है, हाइड्रोलिसिस कर दो तो Mg2+ के पास कौन आ जाएगा, OH-, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस C3 4- 4H+ यहाँ पे अटैच कर दो तो C3H4, ये बेसिकली क्या बन गया, प्रोपाइन।
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H। यहाँ पे आप देखो कैल्शियम 2+ है, 2+ चार्ज है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2-। इंडिविजुअली कार्बन पे अगर आप माइनस लगाना चाहते हो तो मैक्सिमम 4- आ सकते हैं, तो 2 कार्बन पे 8- आ सकते हैं। 8- चार्ज अपने पास नहीं है, केवल 2- चार्ज है, तो हर किसी इंडिविजुअल कार्बन आइटम पे माइनस यहाँ पे नहीं है। तो ये कितना हो गया C2 2-। इसका हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा C2 2-। C2 2 एसिडिक प्रोटॉन लगा दो तो ये क्या बन गया एसिटिलीन गैस। IUPAC नाम क्या होगा इथाइन गैस। तो ये बेसिकली 2 एक्स्ट्रा रिएक्शन भी आपने देख ली। यहाँ पे एल्केन का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, अल्काइन का प्रिपरेशन हो रहा है। और एल्केन का प्रिपरेशन अगर करना है तो एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो ये टोटल 4 रिएक्शन आपने पढ़ लिया जिनसे एल्केन का प्रिपरेशन हो चुका है। अब 5th रिएक्शन यहाँ पे देखना। 5th और 6th रिएक्शन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। लास्ट जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो उसमें 2 रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इन दोनों रिएक्शंस में भी एल्केन का प्रिपरेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपने कौन सा चूज किया है। अब इन रिएक्शंस का कंप्लीट मैकेनिज्म क्या देखना है, सिंपल एक जनरल रिएक्शन आप देख लो। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको अज्यूम कर लेता हूं कि ये क्या प्रेजेंट है अपने पास अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, कोई और ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की जो कंप्लीट रिएक्शन हम करेंगे उसमें फाइनल प्रोडक्ट एल्केन नहीं मिलेगा। एल्केन अगर बनाना है तो ये R यहाँ पे क्या होना चाहिए अल्काइल ग्रुप। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में रिएजेंट अपने पास क्या होता है सोडा लाइम, और इसकी प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है RH प्लस Na2CO3। अब देखना किस तरीके से, सबसे पहले तो ये एसिड बेस है, मैकेनिज्म देख लो वापस से। एसिड बेस है तो कौन सी रिएक्शन होगी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनेगा ये कार्बोक्सिलेट आयन Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्ट बन गया। अगली स्टेप में क्या होगा, आप इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर रहे हो तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा होती है। यहां पे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक डाउन होके दोनों इलेक्ट्रॉन R के ऊपर शिफ्ट हो गए, CO2 गैस रिलीज R-। तो इंटरमीडिएट क्या मिलता है कार्बोनाइन। ये कार्बोनाइन बेसिकली एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। बेस कब बिहेव करेगा, जब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन को ही रिमूव करेगा, और अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ही कहीं लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा। ये सब हमें नहीं करना है, सिंपली जनरल रिएक्शंस है, एल्केन प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो R- क्या करेगा H2O है, एसिडिक प्रोटॉन रिमूव कर लेगा तो क्या बन जाएगा RH, और इस तरीके से फाइनली एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन आप किस तरीके से निकाल सकते हो, इंटरमीडिएट जो बन रहा है अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो बेसिकली यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन का जो रेट है वो ज्यादा आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रखा है इसमें से ये COH हटाओ, अल्काइल कार्बोनाइन बनाओ। ये कार्बोनाइन अपने पास इंटरमीडिएट है, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा उस रिएक्शन में रेट फास्ट आएगा। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं, वापस से एक बार लिख देता हूं। रिएक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट अपने पास क्या है कार्बोनाइन। कार्बोनाइन को कौन स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन डिस्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बता सकते हैं, और फाइनली इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है RH एल्केन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास क्या है, जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या बोलते हैं उसको कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड का रिएक्शन होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले कार्बोक्सिलेट आयन सॉल्ट बनाना पड़ेगा। इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और इस एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास करना है। करंट पास करने के बाद कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो राइट डाउन करेंगे और आपको मिलेगा
कि एक पर्टिकुलर या तो कैथोड पे या एनोड पे एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में अपने पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, NaOH के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और इस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है। प्रोडक्ट आपको फाइनली क्या मिलता है, एल्केन मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या बना के दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जनरल रिएक्शन देखना है, एल्केन ही बनाना है। तो उसके लिए ग्रुप क्या प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप, और कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप नहीं होना चाहिए। इसकी भी मैकेनिज्म मैं वापस से आपको बता ही देता हूं, वैसे तो सब डिस्कस कर रखा है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या ट्रिक था अपना, ट्रिक मैंने बता रखा है, इसको हटाओ कार्बोनाइन बनाओ, एसिडिक प्रोटॉन अटैच करो तो ये क्या बन जाएगा, RH। ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का था। और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का क्या ट्रिक था, RCH, इसको हटाओ, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मिलता है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, और ये फ्री रेडिकल से कंबाइन करता है तो फाइनली ये डबल कार्बन एटम का, लेकिन डबल नहीं है, एग्जैक्टली डबल कार्बन एटम नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बन एटम हटाओ, जितने कार्बन एटम है उसका डबल करो, उतने कार्बन एटम का ये एल्केन मिल जाता है। तो ये तो बेसिकली ट्रिक्स हैं। मैकेनिज्म आप देखो, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा तो कोई गैस पर्टिकुलरली यहाँ पर रिलीज हो सकता है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और Na+, ये भी इलेक्ट्रॉन का भूखा है। कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका SRP कम होता है, इसका SRP ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई सोडियम मेटल प्रिपेयर नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है, +2H-। रिएक्शन मिक्सचर में OH- अगर प्रेजेंट है तो इस रिएक्शन मिक्सचर का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में OH- है मतलब कि बेस है वो। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, कार्बोक्सिलेट आयन के पास, और वाटर है तो वाटर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसी का ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। अब देखना, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो ये क्या बन गया, RCOO, फ्री रेडिकल। इसके बाद क्या होगा, ये फ्री रेडिकल यहां से ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल + CO2 गैस। कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सा गैस रिलीज हुआ, CO2 गैस। और अब इस रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी R फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ये सब आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे, RR, एल्केन। अगर ये R ग्रुप यहाँ पे अल्काइल है तो फाइनली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, एल्केन। ये सारी टोटल 6 क्या है, हाँ 6 रिएक्शन हमने रिवाइज कर लिया, और ये सारी रिएक्शंस ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस था, और इन सभी 6 रिएक्शन से एल्केन का प्रिपरेशन किया जा सकता है। अब 7th और फाइनल रिएक्शन हमें देखना है, और यही रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, इसी रिएक्शन के लिए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन तो है ही सही, लेकिन वुड्स रिएक्शन के टोटल 5 वेरिएशन और हैं, तो टोटल मिला के कितना रिएक्शन हो गया, 6। और इन सभी 6 रिएक्शन से एल्केन का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। अब यहां पे मैकेनिज्म भी आपको देखना पड़ेगा, और सभी 6 रिएक्शंस बेसिकली इसका वेरिएशन है, तो मोर और लेस सेम ही रिएक्शन होने वाला है। 7th वुड्स रिएक्शन, या 7th ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से आपको क्या प्रिपेयर करना है, एल्केन। कौन कौन सी रिएक्शन आ सकती है, वुड्स रिएक्शन आ सकता है। सेकंड वेरिएशन होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करो। रिएक्शन सब एक ही होंगी, बस यहां पे रिएजेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थोड़ा सा चेंज होगा। सिमिलरली ये अपने पास क्या हो सकता है, फिटिग रिएक्शन। ये सभी साइंटिस्ट के नाम हैं, और इन सभी साइंटिस्ट ने बेसिकली सेम रिएक्शन कर रखा है, तो सेम ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, बस जो यहाँ पे इन्होंने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया है या जो रिएजेंट लिया है थोड़ा बहुत चेंज किया है उसको। एक क्या हो सकता है, इन दोनों का मिला के हो सकता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अच्छा, इसके आगे और क्या हो सकता है, उल्मन्स रिएक्शन। और लास्ट अपने पास क्या है, कॉरी हाउस सिंथेसिस। ये सब साइंटिस्ट के नाम है।
जिनमें से वुड्स रिएक्शन और कॉरी हाउस सिंथेसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट आप देखना, अल्काइल हैलाइड से एल्केन को प्रिपेयर करना है और यहाँ पे बेसिकली रिएजेंट अपने पास क्या होता है, सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल है तो सोडियम मेटल तो बहुत रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम मेटल तो किसी भी एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर को यूज करोगे तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये तो नहीं होगा, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और सोडियम मेटल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में से H+ एटम को रिमूव कर लेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको इस रिएक्शन से बचना है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर यूज नहीं करना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं, बेसिकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से काम चल जाएगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अपने पास क्या हो गया, ईथर। तो ईथर का अल्काइल हैलाइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हीट करना है, ताकि फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिले, एल्केन। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड in ether is heated with Na metal to give alkane। एक पॉइंट और क्या हो गया, मॉइस्चर मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। मॉइस्चर मतलब क्या हो गया, वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना सोडियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सोडियम के बारे में आपने रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में ही पढ़ा है कि ये सभी एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गया प्लस NH बन जाएगा, और ये रिएक्शन थोड़ी करना है हमें। अब यहाँ पे इस रिएक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन आप देखो, उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है प्लस सोडियम मेटल, और ये अल्काइल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल ET2O डाइथाइल ईथर की बात कर दिया। थोड़ा बहुत इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो सोडियम मेटल क्या करेगा, हैलाइड को खा जाएगा, तो क्या बनेगा, NX। यहाँ से भी X को रिमूव करेगा, इधर से भी X को रिमूव करेगा। बेसिकली 2 आपको इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि जब यहाँ से X को रिमूव करेगा तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगा। अब ये वैलेंसी कंप्लीट किसके साथ करें, तो कंप्लीट करने के लिए सेकंड मॉलिक्यूल भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो क्या निकल गया, 2NX प्लस RR। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप और देखिए, R किससे कंबाइन हो रहा है, R से, इसका मतलब सिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन हो रहा है। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन। तो एक बार बताओ, क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करने के लिए इधर क्या ले लो, RX, इधर क्या ले लो, R'(X), तो क्या मिल जाएगा, R'। लेकिन R' आपको मिलेगा और ये मान लो कि 30 to 40% ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे R से कंबाइन होके RR भी मिल सकता है, R' से कंबाइन होके R' भी मिल सकता है। तो बेसिकली ये तो रिसोर्सेज की बर्बादी हो जाएगी कि जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, उस डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा भी जो बाकी के बाई प्रोडक्ट है ये भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलेंगे, तो ये तो सब बर्बाद हो गया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखना है कि सिमेट्रिकल एल्केन को ही प्रिपेयर करो, और अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर तो सकते हो, लेकिन वो बेस्ट मेथड नहीं होगा, वेरी नॉट अ suitable method to prepare unsymmetrical alkane. अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करना है तो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लोगे तो अनसिमेट्रिकल अल्केन के साथ साथ बाकी के बाई प्रोडक्ट भी मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे, तो फिर रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा, डिजायर प्रोडक्ट आपको कम मिलेगा। डिफरेंट अल्काइल हैलाइड अगर आप यूज करोगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एल्केन्स प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे मान लो कि RX आपने यूज किया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हो, और R'(X), दो अल्काइल हैलाइड आपने यूज किए, तो फाइनली यहां से क्या मिलेगा, NaX, और क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, RR भी मिल सकता है, R' भी मिल सकता है, R' भी मिल सकता है। ये डिजायर्ड प्रोडक्ट था, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल गए,
तो ये बेसिकली माइनर क्वांटिटी में हो गया, या वेरी लेस यील्ड। इसीलिए बेस्ट मेथड नहीं है अनसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। अनसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर करना है तो जो लास्ट वेरिएशन है कोरी हाउस सिंथेसिस, वहीं से अनसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए। ये ऐसा करते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, क्या यहां से CH4 गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। CH4 गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल पार्ट है, ये अल्काइल पार्ट डबल हो जाता है। तो अगर आपने CH3X सबसे लोअर अल्काइल हैलाइड भी लिया ना, तो भी यहां से CH4 प्रिपेयर नहीं होगा। क्या प्रिपेयर हो जाएगा? CH3 ईथेन प्रिपेयर होगा। ईथेन से नीचे तो कोई हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पे बना ही नहीं सकते हैं, +2NX। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लिए। ये बेसिकली जनरल पॉइंट्स हैं। अभी तक मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ा है, मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। सिंपली आप देखो कि सोडियम मेटल हैलाइड को रिमूव करके क्या बनाएगा? NX। इससे यहाँ पे वैलेंसी खाली होगी, इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक और मॉलिक्यूल आप ले लो, दोनों को कंबाइन कर दो, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? एल्केन। तो इसी ट्रिक के साथ हमेशा वुड्स रिएक्शन के आंसर हमें बनाना है, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म तो देखना पड़ेगा। अब मैकेनिज्म देखिए, तो यहां बेसिकली दो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और एक हो गया आयनिक मैकेनिज्म। तो यहां पे आयनिक इंटरमीडिएट मतलब या तो कार्बोकेटाइन मिल सकता है या कार्बोनाइन मिल सकता है। अब इन दोनों मैकेनिज्म को आप देखिए। फ्री रेडिकल सिंपल है एकदम, RX है प्लस Na। तो बताइए क्या होगा? सोडियम मेटल है तो सोडियम मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। यही RDS स्टेप है अपने पास। तो ये क्या बन गया? R फ्री रेडिकल प्लस X माइनस। अगली स्टेप क्या हो जाएगी? R फ्री रेडिकल से कंबाइन हो गया, तो क्या बन गया? R2 मतलब RR एल्केन बन गया। इन दो स्टेप में ये मैकेनिज्म भी कंप्लीट हो गया। और Na प्लस X माइनस के साथ कंबाइन हो गया, तो क्या बन गया? NaX बन गया। तो यहाँ बेसिकली फ्री रेडिकल हमें क्या मिला है? R फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल आपको किस तरीके से बनाना है? हैलाइड आयन को हटा दो और जो अल्काइल ग्रुप है उस अल्काइल ग्रुप पे फ्री रेडिकल बना दो। तो इस फ्री रेडिकल को बनाने के बाद दो फ्री रेडिकल को कंबाइन कर दो, फाइनली एल्केन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो कितना सिंपल मैकेनिज्म है। चाहे तो मैकेनिज्म को फॉलो करके भी आंसर हम बना सकते हैं, और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनमें मैकेनिज्म को फॉलो करके आंसर बनाएंगे। और मैकेनिज्म में मैं ये कंप्लीट नहीं देखूंगा, मुझे तो केवल ट्रिक याद रखना है कि RX हटाया, क्या बना दिया? R फ्री रेडिकल। R फ्री रेडिकल को R फ्री रेडिकल से कंबाइन कर दिया, प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? एल्केन। इसी तरीके से प्रोसीड करना है। B अपने पास क्या हो गया? आयनिक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर आप फाइंड आउट करो, क्या इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, ये सारी चीजें। तो आयनिक मैकेनिज्म में क्या होगा? आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहां पे देखना RX प्लस 2Na। तो 2Na बेसिकली क्या करेगा? 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ने अटैक किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके ये भाग गया, तो क्या बन गया? R माइनस प्लस X माइनस, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। यहां पे क्या था? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। बाकी तो सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये R माइनस RX पे अटैक करेगा, यही है अपने पास RX। R'(X) तो है नहीं, क्योंकि R'(X) अगर लेंगे तो नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको मिल सकता है, वो हमें नहीं करना है। क्या बन गया? RR प्लस X माइनस। एक X माइनस वहां पे, एक X माइनस यहाँ पे, 2Na प्लस है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 2NX। तो ये मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। अब बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि RDS स्टेप में क्या हो रहा है, क्योंकि RDS स्टेप में जो भी हो रहा है उस पर गौर करके हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर फास्ट होगा, कहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर स्लो होगा। तो आप देख लीजिए दोनों RDS स्टेप में
आरडीएस स्टेप में क्या हो गया, बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतना ही स्लो ब्रेक होगा, स्लो ब्रेक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगा। तो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है, आर एफ, मतलब कि सी एफ बॉन्ड यहां पे होता है। और ये जो सी एफ बॉन्ड है, तो अल्काइल फ्लोराइड की बात है, तो अल्काइल फ्लोराइड में वुड्स रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये सबसे कम आएगा। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है। अल्काइल आयोडाइड में वुड्स रिएक्शन का जो रेट है ये सबसे ज्यादा आएगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि फ्री रेडिकल और कार्बोनाइल इंटरमीडिएट दोनों ही यहां पे मिलते हैं। तो केवल 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बोनाइल इंटरमीडिएट। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, CX बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व इन RDS। तो RDS स्टेप से ही आप रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो। CX बॉन्ड यहां पे वीक होगा, इजीली ब्रेक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा। तो CX बॉन्ड में अपने पास क्या हो सकता है, RI हो सकता है, RBr हो सकता है, RCl हो सकता है, RF हो सकता है। तो RI में जो रेट ऑफ क्या कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, ये सबसे फास्ट आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन केस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड disproportionation occurs, अगर यहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो फिर क्या बनाएंगे, 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। और ये 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर एल्केन बनाना चाहता है, लेकिन यहां पे एल्केन नहीं मिलेगा, बेसिकली डबल एल्केन नहीं मिलेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन आता है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, देखना, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएगा। अगर आपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करी, सोडियम मेटल के साथ ईथर सॉल्यूशन, पोलर एप्रोटिक सॉल्यूशन में आप ऐसा हीट करना चाहते हो, तो आपको लग गया कि वुड्स रिएक्शन के रिएजेंट आपको दे रखे हैं। वुड्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, हाइलाइड को हटा दो यहाँ से और फ्री रेडिकल बना दो, और फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर दो, फाइनली डबल कार्बन का एल्केन आपको मिल जाता है। तो यहां से फ्री रेडिकल क्या बनेगा, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो यहां पे आपको कॉम्बिनेशन नहीं करना है, डबल कार्बन एटम का एल्केन प्रिपेयर नहीं करना है। यहां बेसिकली क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन। तो डिसप्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट अपने पास क्या होंगे कि यहां से आप H फ्री रेडिकल को हटा दो और H फ्री रेडिकल को अटैच कर दो। तो H फ्री रेडिकल को हटाओगे तो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर एल्कीन बना लेगा, और ये फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल जो एक मॉलिक्यूल में से निकला है वो अगले फ्री रेडिकल पे अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो बेसिकली आइसोब्यूटेन भी बन सकता है और आइसोब्यूटीन भी बन सकता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। और कहीं पे भी अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और वुड्स रिएक्शन हम कर रहे हैं, और बेसिकली आपको मैकेनिज्म इसी तरीके से फॉलो करना है, हैलाइड आयन हटा दो, फ्री रेडिकल बना दो, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल से कंबाइन करके फाइनली डबल कार्बन एटम का एल्केन हम बना सकते हैं। केवल एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि ये फ्री रेडिकल 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल निकला तो उस केस में आपको डिसप्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट बनाने होंगे। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जाम्पल आप डिस्कस करो। टोटल 14 to 15 एग्जाम्पल होंगे और बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहां पे एल्केन का प्रिपरेशन होगा, क्योंकि एल्केन का प्रिपरेशन होता है वो ठीक है, वो जनरल रिएक्शन की बात है, लेकिन अगर मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को थोड़ा चेंज कर दूंगा तो बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बन सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे आपको मैकेनिज्म से काम आएगा और विदाउट मैकेनिज्म आप ये प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे। एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल हैं, जो सिंपल एग्जाम्पल है वो बेसिकली आप ही बनाना, और जो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है या जो इंपॉर्टेंट है उसके प्रोडक्ट मैं बना सकता हूं। जैसे कि पहला बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, हैलाइड आयन को हटाया, फ्री रेडिकल बना दिया, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल से कंबाइन कर दिया। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो कर लो, ये बहुत इजी है।
तो फाइनली आपको पता ही है कि डबल कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन एटम है, तो 2 का डबल कितना हो गया 4, 4 कार्बन एटम का एल्केन आपको मिल जाता, ब्यूटेन। सेकंड पे आ जाता हूं, अब ये सब तुम कर लेना। थर्ड इंपॉर्टेंट है, और थर्ड का आंसर ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपने बनाया है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मत करना, डिसप्रोपोर्शनेशन करना, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाना है, आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटेन। ये सब आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि यहां पे बहुत ही कम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम करेंगे, मैं सब मिटा दूंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट है थोड़ा, फोर्थ प्रोडक्ट में, सॉरी फोर्थ रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब देखना किस तरीके से। सबसे पहले आपने फ्री रेडिकल बना लिया इंटरमीडिएट, इसको कौन ले गया, सोडियम ले गया। अब ये फ्री रेडिकल यहां पे प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, देखना एक ही प्रोडक्ट बनाओगे बेसिकली, इसी फ्री रेडिकल के साथ आपने कंबाइन कर दिया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। लेकिन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अलावा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिलेंगे। टोटल 3 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक तो आपने बना दिया, ये फ्री रेडिकल बनाया था। ये फ्री रेडिकल बेसिकली ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, पाई यहाँ पे आ जाएगा, ये फर्स्ट से थर्ड पे चला जाएगा, 14 पे भी जा सकता है। तो ये फ्री रेडिकल खुद से भी कंबाइन कर सकता है, या 14 वाले से भी कंबाइन कर सकता है, और 14 वाला 14 वाले से भी कंबाइन कर सकता है। तो एक आंसर ये भी बन सकता है, और एक आंसर ये भी आ सकता है। इसको मैं 14 बना देता हूँ थोड़ा सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये खुद भी 14 वाले से ही कंबाइन हो जाए। तो टोटल यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं, 3। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अपने पास कितने, 2, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अपने पास कितना था, 1, कि केवल आपने हाईलाइट यहाँ से हटाया, हाईलाइट हटा के फ्री रेडिकल बनाया, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल से कंबाइन करके डबल कार्बन एटम का ये प्रोडक्ट आपने बना दिया। अब इस प्रोडक्ट को आप देखो, ये अल्केन थोड़ी है, एल्कीन है। तो वही मैं बता रहा था कि डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको किस तरीके से दिया हुआ है, उसी तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्केन ही बनाना है, और उसके लिए अल्काइल हैलाइड ही आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ भी बहुत इजी है। दोनों क्लोरीन एटम एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अटैच्ड हैं, तो यहां कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर। इनफैक्ट ये रिएक्शन आपने रिएक्शन मैकेनिज्म 4 में भी पढ़ा हुआ है, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन में। एक हेलोजन 2 हेलोजन, वहां किससे रिएक्शन किया था, Zn से। Zn क्या बना देगा, ZnCl2, और ये वैलेंसी खाली होगी, ये वैलेंसी खाली होगी, दोनों को कंबाइन कर दो, साइक्लोप्रोपेन आपको मिल जाएगा। यहां हम किससे रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। रिएक्शन वही होगा, Cl को हटा दिया, फ्री रेडिकल बनाया, दोनों को कंबाइन किया, फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, साइक्लोप्रोपेन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली अगला आप देख लो, सब आप बना सकते हो। ये 7th, ये भी ठीक है। अब इसमें कौन सी दिक्कत है, ये यहां से हटेगा, ये यहां से हटेगा। इसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में दोनों फ्री रेडिकल अवेलेबल हैं, दोनों फ्री रेडिकल एडजेसेंट कार्बन एटम पे अवेलेबल हैं। तो जब यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्कीन बन जाएगा। ये साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट मिल गया। तो यही बार बार बता रहा हूं कि डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको कैसा दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेंगे। बाकी आपको मैकेनिज्म फॉलो करना है। मैकेनिज्म एकदम सिंपल है, हाइलाइट को हटाओ, फ्री रेडिकल बना दो, और फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल से कंबाइन कर दो, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। 7th हो गया। 8th, ये सब आप ही करो। आप सबको पता है कि इसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, एकदम सुंदर प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे सुंदर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है कि कुछ बाइसाइक्लो टाइप मिल सकता है। 10th, अब 10th में आपको लगेगा कि प्रोडक्ट बहुत गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो है, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, मिलेगा तो मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार बना के देखना, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कर रखा है। इसका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो कभी मत बना के आ जाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर सो अनस्टेबल कंपाउंड दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर।
तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे मिल सकता है। फिर आप देखना कि प्रोडक्ट वहां पे क्या बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कर रखा है। मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है और आपको पता ही है कि यहां पे प्रोडक्ट क्या मिल सकता है। सिमिलरली 13 तो इजी है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। लेकिन अगेन 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 14 में भी आप अच्छे से ध्यान से मेजर प्रोडक्ट बना के आना। यहां पाई बॉन्ड लगा दिया, इधर Cl और इधर Cl। अगर यहाँ फ्री रेडिकल बनाया, इधर फ्री रेडिकल बनाया, दोनों को यहीं से कंबाइन कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे देखना और कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या उसी किसी और तरीके से भी मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने वुड्स रिएक्शन के लिए कंप्लीट कर लिए और वुड्स रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब वुड्स रिएक्शन के वेरिएशन देखने, टोटल 5 वेरिएशन है और इन 5 वेरिएशन से भी अल्केन का फॉर्मेशन हमें करना है। अब ये 5 वेरिएशन में स्टार्ट करता हूँ, कोई मैकेनिज्म डिस्कस नहीं होगा, सिंपली एक एक रिएक्शन आपको पढ़नी है और उसी से आप प्रोडक्ट बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला वेरिएशन क्या है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट में सोडियम की जगह जिंक आ जाता है, बस ये वेरिएशन है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बाकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड ही होगा। रिएक्शन किससे करना पड़ेगा, जिंक से, तो RX प्लस RX हो जाएगा। तो यहां से प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, RR प्लस ये क्या बन जाएगा, ZnX2। फ्रैंकलैंड रिएजेंट के बाद आगे अपने पास विटिग रिएक्शन, नहीं विटिग नहीं है, ये फिटिग है। विटिग रिएक्शन तो आपने कहां पढ़ा था, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ा था। वहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है और जो रिएजेंट है वो उसको बेसिकली क्या बोलता है, फास्फोरस आइलाइड। तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाते हैं, फिटिग रिएक्शन। और फिटिग रिएक्शन में आप देखना, यहां पे बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड हो जाता है और रिएजेंट अपने पास एग्जैक्टली सेम सोडियम ही होता है। तो अराइल हैलाइड जैसे मान लो कि फिनाइल हैलाइड, मतलब कि क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, सोडियम मेटल के साथ आप रिएक्शन करोगे, अगेन क्लोरोबेंजीन है तो क्या मिल जाएगा, बाइफिनाइल मिल जाएगा। हटा दो इनको, 2NaCl रिमूव कर दो, तो बाइफिनाइल प्रोडक्ट आपने बना दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो फिटिग रिएक्शन आपने पढ़ लिया। तो वुड्स फिटिग क्या हो सकता है, वुड्स में क्या यूज करता है, अल्काइल हैलाइड। फिटिग में क्या यूज करते हैं, अराइल हैलाइड। तो अल्काइल प्लस अराइल ये हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो एक हो गया अपने पास RCl, एक हो गया अराइल हैलाइड ArCl। दोनों में रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं, Na इन प्रेजेंस ऑफ EtO। थोड़ा बहुत हीट करना है तो ये हटाया, ये हटाया, RAr, अल्काइल बेंजीन जैसा कुछ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसको सिंपली आप क्या लिख दो, हाइड्रोकार्बन। तो एक क्या यूज करना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड, और एक हो जाएगा अराइल हैलाइड। सिमिलरली अगला वेरिएशन अपने पास क्या होगा, इसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन है अपने पास कॉपर के साथ रिएक्शन करना होता है और इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, देख लेता हूं, उल्मन्स रिएक्शन। हाँ, उल्मन्स रिएक्शन। इसमें भी ध्यान देना आप, रिएक्शन हम करते हैं कॉपर के साथ, तो रिएजेंट आपको पता चल गया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में मोस्टली आयोडाइड आपको मिलता है। तो जैसे मान लो कि ArI प्लस कॉपर, अगेन ArI, ये यहां से रिमूव कर लेगा, क्या बना देगा, CuI, CuI2 मत बना देना, ये आपको पता ही है, Ar, बेसिकली बाइफिनाइल टाइप से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसमें भी एक दो रिएक्शन आप देख लो, जैसे एक रिएक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, बहुत सिंपल है। जैसे ये वाला रिएक्शन देखना, यहां पे I कॉपर के साथ आप ऐसा हीट कर रहे हो, तो दोनों I को हटाए, यहाँ दोनों जगह बैलेंस इनकम्प्लीट है, फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करोगे तो ऐसा प्रोडक्ट मत बना देना, क्योंकि ये तो बन ही नहीं सकता है ना, अनस्टेबल है ना, ऐसा कुछ मत कर देना।
तो फिर आपको क्या लगेगा कि इसको बेसिकली सेकंड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, डाइमराइजेशन करना पड़ेगा। तो डाइमराइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वही आपके पास फाइनल आंसर है। ये हटा दिया, क्या बनेगा, 4Cu के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा तो 4Cui बन जाएगा और ये बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग आपको मिल जाएगा। 6 मेंबर्ड रिंग बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ सब जगह साइड में पाई बॉन्ड आएंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा और बेसिकली यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होगा, तो ये भी एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। ओल्मन्स रिएक्शन आपने देख लिया। लास्ट इसमें वेरिएशन कॉरी हाउस सिंथेसिस, और कॉरी हाउस सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन किया जा सकता है। और इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप आप देखना। कॉरी हाउस सिंथेसिस, यहां पर अपने पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये पहले ही बता देता हूं। यहां न्यूक्लियोफाइल होता है डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अब ये किस तरीके से बनता है, स्टेप बाय स्टेप इसकी रिएक्शंस आप देखो। सबसे पहले आपने यूज किया RX की रिएक्शन किससे किया, लिथियम से, तो ये क्या बन जाएगा, RLi प्लस LiX। ठीक है, मोनोवेलेंट होता है लिथियम भी, तो ये बेसिकली अपने पास क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेटल और कार्बन का बॉन्ड है। अब सेकंड हमें क्या करना है, ये RLi की रिएक्शन करना है CuX के साथ। तो अब यहां से क्या बन जाएगा, LiX बन जाएगा और R2CuLi बन जाएगा। R2CuLi डाई अल्काइल लिथियम कुप्रेट प्लस LiX। अब ये फाइनली जो आपने रिएजेंट प्रिपेयर कर लिया है ना, ये जो R2CuLi है, इसको बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट। और गिलमन्स रिएजेंट की रिएक्शन अब यहां पे किसी और अल्काइल हैलाइड से करते हैं। अभी तक ये कि अल्काइल हैलाइड आपने यूज किया था RX में आपने लिथियम को इंसर्ट किया, कॉपर हैलाइड को इंसर्ट किया, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, R2CuLi। R2CuLi को हम क्या बोलते हैं, गिलमन्स रिएजेंट। और अब गिलमन्स रिएजेंट प्रिपेयर होने के बाद यहां पर हम R' इंसर्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड जो है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो यहां से बेसिकली R- न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा और बाकी वो कैटायन है। और इधर अपने पास R' है, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, नॉर्मल SN2 रिएक्शन है, तो इससे क्या बन गया, R'। एक ही रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, कोई भी यहां पर रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं है। और अनसिमेट्रिकल एल्केन आपने मिला दिया, अनसिमेट्रिकल एल्केन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको केवल ये नोट करना होगा कि ये जो R- है, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है ना, तो नॉर्मल कौन सी रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एल्केन। लेकिन एक बात ये आप ध्यान रखो कि R- एक बहुत अच्छा बेस भी तो है। बेस अच्छा है तो अगर ये जो R' आपने यूज किया, अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो आपको पता लग रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म 4 पे आ जाओ। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और गुड बेस, कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन होगा तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिलेगा, फिर एल्केन नहीं मिलेगा। तो इस रिएक्शन से अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको बनाना है तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में जो अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ये अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, या तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस में दे देता हूँ, जैसे मान लो CH3Cl, ये आपने इनिशियली अल्काइल हैलाइड ले लिया, रिएक्शन किससे करना है, लिथियम के साथ। उसके बाद क्या करना है, सोडियम हैलाइड के साथ, जैसे मान लो कि CuCl की ले लेते हैं। और थर्ड आपको रिएक्शन किससे करना होता है, R', मतलब कि CH3CH2Cl से। तो यहां तक तो क्या प्रिपेयर हो जाएगा, गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट बेसिकली क्या होगा, डाई अल्काइल, और अल्काइल अपने पास कौन सा है, CH3 होल ट्वाइस CuLi। यहां से क्या मिलेगा आपको, CH3- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो फाइनली अनसिमेट्रिकल एल्केन
प्रोपेन आपने प्रिपेयर कर लिया। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन आप देख लो, दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट आप बना लेना। बहुत ज्यादा डिस्कशन तो यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि रिएक्शन भी बहुत सिंपल है और फाइनली अनसिमेट्रिकल एल्केन आप बना ही सकते हो। सेकंड अपने पास हो गया वही लिथियम के साथ रिएक्शन, CuCl के साथ रिएक्शन और CS3Cl के साथ रिएक्शन। और थर्ड हो गया, इसको उल्टा कर देता हूं, इसको पहले इधर ले आता हूं, इसको लास्ट में ले आता हूं। पहले लिथियम के साथ, CuCl के साथ। तो देखना कि अब दोनों में एल्केन प्रोडक्ट हमें मिल सकता है क्या, या एल्केन अगर किसी एक में मिल रहा है तो किस में एल्केन मिल सकता है, और दूसरे में अगर एल्केन नहीं मिल सकता तो क्यों नहीं मिलेगा। एल्केन अगर नहीं मिलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट फिर यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपने एल्केन के प्रिपरेशन का सारा रिएक्शन डिस्कस कर लिया। फर्स्ट 6 रिएक्शंस तो बहुत इजी था, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस था। और जो लास्ट रिएक्शन आपने देखी है कि अल्काइल हैलाइड से किस तरीके से एल्केन को प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली 6 वेरिएशन थे। ये सारे वेरिएशंस क्या हैं, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएजेंट, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ओल्बन्स रिएक्शन, और लास्ट में आ गया कॉरी हाउस सिंथेसिस। कॉरी हाउस सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल एल्केन को बहुत ही बेटर यील्ड में प्रिपेयर किया जा सकता है।